हाँ, कहाँ तक बताए थे बताओ। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए थे। हाँ, कंसंट्रेशन टर्म्स बताते हैं, जैसे पीपीएम और पीपीबी वगैरह। अच्छा, शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट का ही वो बेसिक टाइप हम लोग Yes. उसके डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो इसमें तीन टाइप का लिक्विड का मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तीनों टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, एक मिक्सचर देखेंगे सॉलिड का लिक्विड में जो मिक्सचर बनाएंगे वो। दूसरा हम लोग देखेंगे गैस इन लिक्विड, और तीसरा देखेंगे लिक्विड इन लिक्विड। तो ये तीन हमको मिक्सचर पढ़ना है। पहला गैस लिक्विड का मिक्सचर, दूसरा लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, और तीसरा सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है। तो इन तीनों मिक्सचर को हमको डिटेल में करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस यस सर। यस। तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो जितने भी गैसेस होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि ऑलमोस्ट जो है सारे गैसेस हर एक लिक्विड में कुछ ना कुछ थोड़ा अमाउंट तक सॉल्युबल होता है। वो डिपेंड किस पे करता है? प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि आर ऑल गैसेस आर soluble in all liquids to some extent, ठीक है। उसका solubility कितना होगा वो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, प्रेशर कितना है। तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पे वो डिपेंड करता है कि कोई भी गैस जो है किसी भी लिक्विड में कितने एक्सटेंट तक सॉल्युबल होगा। तब देखते हैं, प्रेशर तो एक फैक्टर है ही सॉल्युबिलिटी डिसाइड करने का, और प्रेशर के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि गैस के सॉल्युबिलिटी को किसी भी लिक्विड में इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यही देखना चाह रहे हैं, हेडिंग लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ठीक है। किसी भी लिक्विड में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ द गैस। तो नेचर ऑफ द गैस कैसे इम्पैक्ट करता है, बता सकते हो कोई? आवाज आ रहा है ना सबको? सर यस। डेंसिटी। हाँ, तो पूछ रहा है नेचर ऑफ द गैस कैसे इम्पैक्ट करेगा, किसी भी लिक्विड में कोई भी गैस सॉल्युबल होगा या नहीं, तो वो कैसे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पे। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जो मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस होते हैं, इजिली जो लिक्विफाई हो सकते हैं, पढ़े होगे तुम लोग ये गैसेस स्टेट में, ये बताया गया होगा कि जो आसानी से जो गैस लिक्विफाई कर सकते हैं वो गैसेस देखोगे जनरली वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं किसी भी लिक्विड में। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वैसा गैस जो कि लिक्विड के साथ या सॉल्वेंट के साथ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरैक्शंस बना सकता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बना रहा है, तो वो सारे गैसेस का सॉलिबिलिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। जैसे हम लोग वाटर में सॉलिबिलिटी की अगर बात करें, तो बहुत सारे गैसेस होते हैं जो पानी में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है, लेकिन बहुत सारे गैसेस ऐसे हैं जो कि पानी में कम सॉल्युबल। जैसे अमोनिया गैस, पढ़े हो? अमोनिया गैस जो है वो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल। क्यों ऐसा होता है? अमोनिया गैस का सॉलिबिलिटी जो है वो वाटर में बहुत ज्यादा है, क्यों? रीजन क्या है उसका? हेलो, किसी को पता है? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। तो पता है किसी को तो बोलो, नहीं तो फिर बताएंगे। नहीं पता है सर। अमोनिया गैस पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा, इसका रीजन क्या होता है कि अमोनिया गैस जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है नहीं? अमोनिया गैस में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है या नहीं? यस और कर नो? सकता है। यस। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से जो है अमोनिया गैस का सॉलिबिलिटी जो है वो वाटर में बहुत ज्यादा होता है।
तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि वैसा गैस जो किसी सॉल्वेंट के साथ स्पेशल इंटरैक्शंस कर सकता है, ठीक है, तो उसका सॉलिबिलिटी जो है उस सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अमोनिया गैस का सॉलिबिलिटी या फिर HCl गैस का भी सॉलिबिलिटी पानी में बहुत ज्यादा होता है, या HF गैस का सॉलिबिलिटी भी पानी में बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे गैसेस जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए इनका सॉलिबिलिटी जो है वाटर में बढ़ जाता है। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस, वैसे गैस जो आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, इजिली लिक्विफेबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल, वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2 गैस हो गया, SO2 गैस हो गया, या NH3 गैस हो गया। ठीक है, मतलब इनको लिक्विफाई करना आसान है, लिक्विड में बदलना आसान है, इसलिए ये क्या होगा, किसी भी सॉल्वेंट में इनका सॉलिबिलिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। या फिर दूसरे टर्म्स में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द गैसेस, ये हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं वाटर के केस के लिए। ठीक है, वाटर अगर सॉल्वेंट होगा तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि द गैसेस विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर और सम अदर टाइप ऑफ अट्रैक्शंस विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कोई अदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है या फिर कोई अदर टाइप ऑफ अट्रैक्शंस बना रहा है, तो उसका सॉलिबिलिटी जो होगा हाइयर होगा। ठीक है, हैव हाइयर सॉलिबिलिटी। बात समझ रहे हो? यस सर। Yes. जैसे वाटर में सॉलिबिलिटी की अगर बात करें तो अमोनिया गैस जो है वाटर में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल है। HCl गैस जो है ये भी पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। HF जो है ये भी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। तो ये सारे गैस का सॉलिबिलिटी हाई है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए इनका सॉलिबिलिटी ज्यादा है। अब वही अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन गैस का सॉलिबिलिटी, तो नाइट्रोजन गैस जो है पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो उसका ये रीजन होता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस कोई स्पेशल इंटरैक्शन नहीं कर सकता है। तो ये सारा ये पहला फैक्टर हो गया जो कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस किसी भी लिक्विड में ये इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर। बताओ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? बोलो। सर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी गैस का सर डायरेक्टली। उतना कम हाँ, हो जाएगा। उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये चीज ध्यान रखना, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे गैस का सॉलिबिलिटी जो है इस लिक्विड में कम होते जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाए तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, जाएंगे या नहीं? बोलो। यस टेम्परेचर यस बढ़ा, सर। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाए तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर गए, और जैसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएगा तो बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड थे या फिर जो सॉल्युबल गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा बाहर। निकलेगा या नहीं? यस और सर। यस सर। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए तो उसका सॉलिबिलिटी क्या होते जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड में अगर सॉलिबिलिटी हम लोग देखें तो टेम्परेचर राइज के साथ वो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होते जाएगा। रीजन समझ में आ गया? यस सर। तीसरा होता है प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है इसको लिख लो, प्रेशर अफेक्ट्स द solubility of gases up to a large extent। ठीक है,
और इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हेनरीज लॉ के बेसिस पे, ठीक है। एक स्पेशल लॉ पढ़ते हैं हम लोग जिसको हेनरीज लॉ बोला जाता है। तो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the solubility of gases can be explained by हेनरीज लॉ, ठीक है। तो हेनरीज लॉ से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं हेनरीज लॉ क्या है। लिख लिए यहां तक तुम लोग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो हेनरीज लॉ हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग डालो हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ एक्चुअली बताता है कि प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, किसी भी गैस के सॉलिबिलिटी पे। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका स्टेटमेंट है ये कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज directly proportional to its mole fraction in the solution, ठीक है। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी सॉल्यूशन में उस गैस का जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा, पार्शियल प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, ये इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है के एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हेनरीज कांस्टेंट Henry. बोला जाता है, ठीक है, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग लिख रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये डिफाइंड है। और यहाँ पे के एच जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। दिक्कत? सर No, ये sir. बता दीजिए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, कॉल आ गया था। तो क्या करें? सर ये बता दीजिए ना सर, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस का, मान लो कोई सॉल्यूशन अगर बनाया हम लोग, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो उस गैस का जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, उस मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर उस गैस का कितना होगा। तो वही स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए तो वहां पे एक कांस्टेंट आया के एच, जिसको हम लोग हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे ध्यान देना कि हेनरीज कांस्टेंट का अभी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो पहले लिख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच। हेनरीज कांस्टेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि यूनिट ऑफ के एच का यूनिट जो होगा इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रेशर, होगा या नहीं, बताओ। Yes. जो प्रेशर का यूनिट होगा वही के एच का यूनिट होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन किससे है, मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है क्या? No, sir. नहीं होता है। तो जो प्रेशर का यूनिट होगा के एच का भी यूनिट वही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंट गैसेस हैव
different value of Henry's constant in a given liquid। बात समझ में आया? कोई एक लिक्विड अगर फिक्स है हमारा, उस लिक्विड में अलग अलग गैसेस का सॉलिबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो उन अलग अलग गैसेस के सॉलिबिलिटी के लिए जो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा। लिक्विड हमारा सेम है, लेकिन गैस अगर चेंज हो रहा है तो उसका हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, वो चेंज करेगा। बात समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। यस सर। तीसरा पॉइंट है सेम गैस has different value of KH Henry's constant in different liquid। ये भी समझ आया या नहीं बताओ? अगर हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, गैस हम लोग सेम रखे हैं लेकिन लिक्विड चेंज करते जा रहे हैं, तो लिक्विड भी अगर चेंज करते जाओगे तो उस गैस का जो सॉलिबिलिटी होगा, जब हम लोग अलग अलग लिक्विड में कंपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी लिक्विड्स में जो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो तीसरा पॉइंट ये है हेनरीज कांस्टेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट है इफ ए मिक्सचर of gases is brought in contact with a given liquid। ठीक है, किसी एक लिक्विड में हम लोग मिक्सचर ऑफ गैसेस का सॉलिबिलिटी अगर चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो देन हम लोग बोल सकते हैं कि देन द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। मतलब अलग अलग गैस के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर, अलग अलग गैस का जो सॉलिबिलिटी होगा वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में तुम लोग पढ़े थे ना, याद है? उसमें तो सर सम होता था। हाँ, तो उसमें सम होता था ना। मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर हम लोग लाए हैं तो उसमें हर एक गैस के लिए हम लोग इंडिविजुअली निकालते थे। यस सर। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर हम लोग लिए हैं और किसी पर्टिकुलर लिक्विड में उसका सॉलिबिलिटी चेक किया जा रहा है, तो हम लोग इंडिविजुअल गैसेस के लिए हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया? दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल गैसेस, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, लिख लिए? यस। जल्दी बोलो। यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये सारे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। अब हेनरीज लॉ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कंडीशंस होता है, लिमिटेशंस, मतलब कहाँ का हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते या फिर क्या क्या इसमें लिमिटेशंस हैं। जैसे डाल्टन्स लॉ के लिए लिमिटेशन था ना वहाँ पे, कि डाल्टन्स लॉ अप्लाई करने के लिए जो गैसेस हम लोग लिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, है ना? पढ़े थे वहां पे, याद है? यस। तो यहाँ भी वही चीज है कि पहला लिमिटेशन ये है कि गैस शुड नॉट पार्टिसिपेट विथ लिक्विड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब गैस और लिक्विड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? गैस शुड नॉट पार्टिसिपेट विथ लिक्विड इन ए केमिकल रिएक्शन। गैस और लिक्विड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी वेरी हाई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर नहीं गैस का होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा,
टेम्परेचर जो है ना, जिस टेम्परेचर पे हेनरीज लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो टेम्परेचर लो, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। ठीक है, तो प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। ये सारे कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो कि हेनरीज लॉ के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, या फिर इसको लिमिटेशंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारा कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हेनरीज लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस कर लिए नोट डाउन। यस सर। Yes, sir. यस इसमें देखो हेनरीज लॉ का एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होता है, एक और तरीका होता है इसको डिफाइन करने का, तो वो भी लिख लो, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, इसको मास के टर्म में भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अभी पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन में हम लोग बोल देते हैं कि मास ऑफ ए गैस dissolved in a unit volume of a liquid is directly proportional to partial pressure of the gas। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि कोई भी गैस का अगर हम लोग यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कितना डिसॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ द गैस m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहाँ भी देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के एच, तो ये मास के टर्म में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, और के एच इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है, दूसरा तरीका हेनरीज लॉ को डिफाइन करने का। यहाँ भी के एच क्या है, के एच हेनरीज को क्या बोले, Henry's constant. कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इन सभी में। ठीक है, तभी हम लोग हेनरीज लॉ अप्लाई कर पाएंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अप्लाई होता है। हो गया, लिख Yes, लो sir. फटाफट, लिख लिया तुम लोग। Yes, sir. यस सर। चलो लिख लिए, तब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखो, एट 2 atm प्रेशर mass of CO2 gas dissolved in water is 4 into 10 to the power minus 3 gram. Calculate the mass of CO2 dissolved in water at 1 atm pressure if temperature is constant। चलो करो तो।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर मास हाफ हो जाएगा। मास हाफ हो जाएगा तो क्या होगा आंसर? 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक, सिंपल सा है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग हाफ कर रहे हैं तो मास भी क्या हो जाएगा? हाफ ही हो जाएगा ना। बोलो। Yes, sir. Yes. तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, तो हम लोग लिख सकते हैं m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2, लिख सकते हैं यानी। तो यहाँ से m2 जो होगा, फाइनल मास जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। कोई डाउट है किसी को? देख लो एक बार। नहीं। नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, या फिर KH डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको, फॉर O2 dissolved in water is 4.34 into 10⁴ atm, ठीक है, at 25 डिग्री सेल्सियस। ये दिया हुआ है। इफ द पार्शियल प्रेशर of oxygen in air is 0.4 atm, ठीक है, ये चीज क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.4 atm, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन निकालना है हमको इन मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर ऑफ द dissolved oxygen in water, in water, ठीक है, in equilibrium with air at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। करो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, ट्राई करो फिर। दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? यस। हेलो, ठीक है, चलो ट्राई करो।
बना रहे हो तुम लोग? हम्म। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. करो जल्दी। सर 2.55 10 to the power minus 4. 2 पॉइंट क्या बोले? 2.55. 2.55? नहीं नहीं, चेक करो एक बार फिर से। एक मिनट से चेक करते हैं। फाइव पॉइंट वन। 5.1 सही है। 5.1 into 10 to the power minus 4 मोलर। यस। क्या बना सबसे? बाकी लोग बोलो हाँ या नहीं, बताना है। बता दीजिए। बता दीजिए, चलो ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग अगर अच्छे से पढ़े होगे तो क्या पूछा गया है, देखो। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है O2 का, वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या है। पार्शियल प्रेशर O2 का दिया हुआ है, एयर में कितना है, 0.4 atm हमको पता है। तुमको पूछा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन वाटर, ठीक है, वाटर और एयर आपस में इक्विलिब्रियम में है। एयर में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो दिया हुआ है हमको। और पूछा गया है कि वाटर में ऑक्सीजन गैस जो डिजॉल्व है उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो पूछा गया है। तो अगर हेनरीज लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला जो है ये क्या है कि पार्शियल प्रेशर, है ना, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन होता है या नहीं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू ये क्या है, किसके बराबर है, इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखेंगे यानी। तो Yes. यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो आएगा, ठीक है, एक मिनट रुको, चल नहीं रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. एक सेकंड रुकना, रस दिख रहा है स्क्रीन? Yes. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है ये गैस का, डेट इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो है वो एक्चुअली किस में है, वाटर में, यहाँ से निकलेगा ना, क्योंकि डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन हमारा वाटर में बना है हम लोग।
Yes. तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय KH। तो Okay. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का एयर में ऑलरेडी हमको गिवन है वैल्यू 0.48 0.4 ATM है 0.48. Yes, sir. 0.4 ATM ये दिया हुआ है हमको, और नीचे KH का वैल्यू कितना दिया गया है 4.3 for 4.3 10 to the power 4. 4 ATM। अब इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा देखो तो 9.2 9.2 और 10 to the power into 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6। ये एक्चुअली मोल फ्रैक्शन आया है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन पूछा गया है, और ये जो हम लोग कैलकुलेट किए ये एक्चुअली क्या आया है, x ऑफ O2 जो है ये मोल फ्रैक्शन आया है हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन वाटर, और हमको निकालना है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमको पता है, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे बताओ। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो है दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2 और प्लस मोल्स ऑफ क्या है O2। तो यहाँ पर Water. हाँ O2 सॉल्यूट हो गया ना, तो सॉल्वेंट हमारा क्या है यहाँ पे वाटर है। तो वाटर का मोल्स तो हमको पता नहीं है, तो वाटर का मोल्स हमको पता नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि देख रहे हो O2 का मोल फ्रैक्शन इसमें कितना कम है ना, 10 टू द पावर माइनस 6 है। तो Yes. 10 टू द पावर माइनस 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि O2 जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें है प्रेजेंट, ठीक है, बहुत ही कम इसका मोल्स है, तो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पे हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं क्या है, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 1 1 लीटर। liter. Yes. Sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 1 लीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि O2 जो है यहाँ बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जो भी मेनली जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, सॉल्वेंट की वजह से आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं। Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग एज्यूम किए कितना 1 लीटर, तो यही या फिर 1000 ml, तो यही क्या हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा, होगा या नहीं। Yes, Yes. sir. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको 1000 ml मिल गया, और वाटर का हमको डेंसिटी पता है, कितना होता है वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर 1 ml। gram. Yes. Sir. तो वॉल्यूम अगर 1000 हमको पता है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml पता है, तो मास ऑफ वाटर नहीं आ जाएगा 1 लीटर में 1000 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ वाटर। Yes. और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। 18 gram per mole. तो वाटर का अगर हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन लें तो उसमें मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 55.5। 55. तो 55.5 मोल जो है ये वाटर का प्रेजेंट है वहां पे। तो वाटर का मोल्स अगर 55.5 है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय, यहाँ पे देखो हमको पता है कि O2 का मोल्स जो है ये वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा होगा, वेरी मच लेस देन H2O, वेरी वेरी लेस देन H2O, होगा या नहीं। Yes. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, n ऑफ O2 प्लस n ऑफ H2O, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ नीचे हम लोग क्या लिख दिए, दोनों के सम की जगह हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है देखो तो, ये हम लोग 9 कैलकुलेट point. कर चुके हैं Yes, sir. 9. 9.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और मोल्स ऑफ H2O आ गया हमारा 55.5। तो यहाँ से मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा देखो, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया,
मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा तुम्हारा 5.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। देखो यही आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन के बाद यही मिल रहा है, देखो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, यस ये बात अगर समझ में आ गया, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये एक्चुअली हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आया है। अभी हमको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी अगर हमको निकालना है O2 का कितना होगा, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम लोग कितना एज्यूम किए हैं, 1 लीटर। 1 liter. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है वही उसका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। यस तो यहाँ Yes, से sir. मोलैरिटी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 5.11 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, यस कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो एक बार। तो ये इस सर टाइप के क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर ये लास्ट में डिवाइड किए तो सर आंसर कैसे आया? आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसंट्रेशन ही तो निकालना है ना, ऑक्सीजन का कितना कंसंट्रेशन है वाटर में, क्वेश्चन यही पूछा गया है ना। यस सर। तो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी दोनों सेम चीज है, तो मोलैरिटी मोल्स पर लीटर में ही तुमको निकालना है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही Yes, होगा sir. फॉर। तो वही चीज तो किए हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग 1 लीटर एज्यूम किए हैं, तो बाय 1 से डिवाइड भी करोगे तो वो तो मोल्स ऑफ O2 के ही बराबर आएगा ना। यस सर, समझ गए। आ गया समझ में बात। एक्चुअली जो फॉर्मूला, जो Yes. हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है, वहां से हमको मोल फ्रैक्शन आया है। ये जो x ऑफ O2 आया है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आया है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को हम लोग कैसे मोलैरिटी में बदलना है, वो चीज हम लोग किए हैं। समझ में आ गया बात। यस सर। और यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन ये कंसिडर किए हैं कि क्योंकि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू देख के हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है ना। बोलो। यस यस सर। इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज किए हैं। ओके सर। कोई दिक्कत किसी को, देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. तो ये हो गया हेनरीज लॉ के। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको हेनरीज लॉ में, तो सिंपल है। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो बता दिए हैं, और भी क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। हेनरीज लॉ के बुकलेट मिला है, बुकलेट है ना सबके पास, मिल गया ना तुम लोगों को बुकलेट? नो सर, बुकलेट तो क्या हार्ड कॉपी नहीं मिला? हार्ड कॉपी नहीं है सर। अरे हार्ड कॉपी अभी कहाँ से मिलेगा जब तक ऑफिस नहीं खुलेगा। सॉफ्ट कॉपी की ही बात कर रहे हैं हम। यस सर, वो है। तो वो है, तो उससे नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन होता है, ये कोई रीजन हुआ डिस्ट्रैक्शन होता है? तो ये क्या हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं? ये तो मजबूरी है ना सबका। तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ही काम करना होगा। अब 1 साल से किए हो ना, वैसे ही पढ़े हो, तो अभी डिस्ट्रैक्शन होने लगा अचानक से। मतलब 1 साल से बुकलेट सॉल्व ही नहीं किए थे तुम लोग? हेलो। Yes, sir. हार्ड कॉपी रहता है सर, तो फील आता है थोड़ा कि कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो फोन में पढ़ते तो कुछ पता ही नहीं।
तो क्या किया जाए बताओ, कुछ कर सकते हो? अब जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक हार्ड कॉपी कहाँ से मिलेगा? अभी तो लॉकडाउन इनफैक्ट हो गया है। यस। तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अब सिचुएशन जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तो ऐसे ही चलेगा। पता नहीं अब कितने टाइम, 1 महीना लगेगा कि 2 महीना लगेगा। लॉकडाउन तो अभी जस्ट 1 वीक का है ना, यस। Yes, sir. वो तो एक्सटेंड होगा ही। देखो, यस, सिर्फ नाम का बढ़ते जाएगा। वो बस काम का ही एक एक हफ्ते का दिया है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लास्ट ईयर की तरह। लास्ट ईयर तो तुम लोग देखे ही थे। यस सर। चलो, तो ये हेनरीज लॉ का टॉपिक यहाँ पे हो गया खत्म। ठीक है, तो ये सॉलिबिलिटी पहला हम लोग डिस्कस कर लिए कि गैस का सॉलिबिलिटी किसी लिक्विड में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है बताओ, कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, नहीं नो तो फिर सर। हम लोग नहीं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इसका एप्लीकेशन देख लेना, तुम लोग एनसीईआरटी में देखोगे ना, हेनरीज लॉ का बहुत जगह एप्लीकेशंस दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन सब देखोगे तो एप्लीकेशन वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन से एक बार पढ़ लेना, वो तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कहाँ कहाँ हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में होता है ना, हाई प्रेशर पे CO2 गैस डिसॉल्व किया जाता है, यस। होता है ना, तो वो भी Yes, हेनरीज sir. लॉ का ही एप्लीकेशन है। जैसे स्कूबा स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो कि पानी के नीचे जाते हैं, तो वो देखे होगे ऑक्सीजन लेके जाते हैं, यस। तो वो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस का सॉलिबिलिटी, अगर वाटर में ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल नहीं होगा तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव कर पाएंगे क्या? No, sir. तो वहां भी हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन होता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के, तो वो सारा चीज तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वो सब एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ोगे तो वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस आता है बहुत सारे एप्लीकेशन वाले पार्ट से, जेई मेंस में तो इनफैक्ट पूछता है, इसलिए एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ, पहला हम लोग गैस इन लिक्विड देखे, दूसरा हम लोग देख रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, दो लिक्विड लिक्विड का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, मिक्सचर। ठीक है, तो अब देखो, किसी भी दो लिक्विड को अगर हम लोग मिक्स किए, यहाँ पे ध्यान देना, मिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, वो दोनों लिक्विड आपस में क्या है, मिक्स हो गए। मिसिबल और इमिसिबल समझते हो ना? यस सर, मिक्स होता है और एक नहीं होता है। तो ये मिसिबल लिक्विड्स का हम लोग केस ले रहे हैं जो कि आसानी से मिक्स हो जाए। तो जैसे ये दो लिक्विड हम लोग लिए, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के साथ हम लोग मिक्सचर बनाया और ये मिसिबल लिक्विड है, आपस में ये घुल गया। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर टाइप का बन गया ये। ठीक है, अब जैसे इसको हीट करोगे नीचे से, तो हीट कर रहे हैं तो हीट करेंगे तो ये क्या होगा, अपने वेपर में कन्वर्ट होगा। यस सर। Yes, sir. तो ये देखोगे अपने धीरे धीरे वेपर में जा रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वेपर, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वेपर जो बना है और नीचे जो लिक्विड बचा है वो दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब स्टैब्लिश होगा, जब वेपोराइजेशन का रेट जो है इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, क्योंकि वेपर बन रहा होगा तो एट द सेम टाइम देखोगे वो वेपर कंडेंस भी होते जाएगा। देखोगे ना, जब भी कहीं वेपर बनता है तो देखोगे, जैसे वाटर को तुम लोग बॉईल करते हो ना, तो वाटर को करते हो, तो अगर उसको ढक के करोगे, कंटेनर को ढक के, ठीक है, जिस यस। कंटेनर बॉईल कर रहे हो लिड, तो उसको रिमूव करोगे तो देखोगे वाटर के ड्रॉपलेट्स बने रहते हैं, यानी यस सर। तो वो क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, कंडेंस भी हो रहा है, तभी तो वाटर ड्रॉपलेट्स है वहां पे।
होगा या नहीं? Yes. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा वो हम लोग बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा, जब वेपोराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट ये क्या हो जाए, आपस में Equal हो जाए. इक्वल हो जाए, उस समय हम लोग बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में। मतलब लिक्विड और गैस जो है, क्योंकि वेपर तो गैस फेज में होगा और जो ड्रॉपलेट्स कंडेंस होगा वो लिक्विड फेज में होगा, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों का रेट जो होना चाहिए वो इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, दोनों का रेट क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक स्पेशल टर्म हम लोग यूज करते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हुआ कि जो लिक्विड को जैसे ही हम लोग लिक्विड लिक्विड के मिक्सचर को हीट कर रहे हैं ना, तो हीट कर रहे हैं तो वो वेपर में बदल रहा है। ठीक है, वो वेपर में जो बदल रहा है, ये जो वेपर्स बन रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर के वॉल्स पे, वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर के वॉल पे, उसको हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं, पेपर पर। वेपर प्रेशर। बात समझ में आया? Yes. उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जितना वो वेपर प्रेशर, जितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा होगा किसी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। उस लिक्विड का वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। बात समझ में आ गया इतना? Yes. ठीक है, तो इसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का इफेक्ट करता है, तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को वीपी से डिनोट कर रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा? तो सबसे पहला जो फैक्टर है ये है नेचर ऑफ द लिक्विड। बताओ ये कैसा इफेक्ट करेगा? कि वैसा लिक्विड जिसमें लिक्विड के जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ। इसका बोलो। प्रेशर कम होगा। कम होगा, क्योंकि वैसे मॉलिक्यूल्स जिसके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या हुआ, वो आसानी से वेपर में जाएगा क्या? Nice. आसानी से अगर वो वेपर में नहीं गया तो उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, कम हो गया। कम हो कम जाएगा। होगा. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड्स हैविंग strong attraction forces, strong attraction forces between its molecules, yeah, between, will have lower vapor pressure as compared to other liquids। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे वाटर है, ठीक है, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं CH3CHO। ये कौन सा है, कौन सा कंपाउंड है? मिथाइल एल्डिहाइड। मिथाइल एल्डिहाइड। मिथाइल इसका एल्डिहाइड है। नेम, IUPAC नेम इसका बताओ। यार इसका IUPAC नेम नहीं जानते हो तुम लोग? इथेनल। इथेनॉल। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलो ये दो तुमको ये दो लिक्विड हम दे दिए। अब इन दो लिक्विड में तुमसे पूछा गया है कि सेम टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन ये वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? कैसे कंपेयर करोगे? एट सेम टेम्परेचर पूछा गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस किए, इंटरैक्शन हम लोग देखेंगे। तो हाइड्रोजन ये वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, ये कौन सा बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग है यस ना।
और इथेनॉल में जो बॉन्डिंग होगा या इंटरैक्शन फोर्स लगेगा इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा? डाइपोल डाइपोल यस सर। डाइपोल डाइपोल ही लगेगा ना, क्योंकि यस सर। ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, तो ये डाइपोल बना। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा इथेनॉल का, उसके ऊपर भी ऐसा ही डाइपोल बनेगा। तो यहाँ पे जो इंटरैक्टिव फोर्स काम कर रहा है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो डाइपोल डाइपोल है। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स लगेगा वो एच बॉन्डिंग है। तो कौन यस सा सर। फोर्स स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल डाइपोल? डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल स्ट्रांग है। क्या तुम लोग पढ़े हो यार? सर एच हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्डिंग। सर एच बॉन्ड एच हमारा। एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है ना। जितने भी वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, वांडरवाल फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग कौन सा बॉन्डिंग होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यस सर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ? सर उसका हो जाएगा सर, इथेनॉल का ज्यादा हो जाएगा। इथेनॉल का वेपर, क्योंकि जितना वीक इंटरैक्शन होगा वो वेपर में जाने का उसका टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वो वेपर बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा। तो यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर हम लोग कंपैरिजन करें सेम टेम्परेचर पे, तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो एच बॉन्डिंग वाटर से ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर में जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। बात समझ में आ गया? यस सर। यस। तो ये नेचर ऑफ द लिक्विड है कि लिक्विड के नेचर के बेसिस पे हम लोग उसके वेपर प्रेशर को कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ गया? यस सर। तो पहला फैक्टर तो हो गया नेचर ऑफ द लिक्विड। सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि वेपर प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, जिसको क्लॉसियस क्लेपायरन इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, क्लॉसियस एंड क्लेपायरन इक्वेशन। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग
संजीव